हेलो विद्यार्थियों, सुहाना फ्री क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग सभी को। तो सांची स्तूप को कल हमने पढ़ाया था। तो यहाँ से जो साल भज्जिका का सौंदर्यमयी मूर्तियाँ हो गई, इसको पढ़ा दिए थे। इसके बाद हम पशु पक्षियों और वनस्पतियों का निरूपण पढ़ाना था, इसको पढ़ा भी दिए थे। और यहाँ पे आए हम किस पे, ब्रिटिश दृश्य अलंकारिक अभिप्राय। तो ब्रिटिश दृश्य अलंकारिक अभिप्राय पे आए। सांची में अलंकारिक अभिप्रायों से स्वतंत्र स्थान होता है। तो विविध दृश्य और अलंकारिक अभिप्राय, सांची में अलंकारिक अभिप्रायों का स्वतंत्र स्थान होता है। ऐसे अंकनों पर सर्वाधिक चर्चित होती हैं। उत्तरी तोरण द्वार के दाहिने स्तंभ के बाहरी क्या किया गया है? उत्तरी दाहिने बाहरी यष्टिकांकन है। किसका यष्टिकांकन है? मार्शल ने यष्ट के साथ प्रतीक को बुद्ध का प्रतीक स्वीकार किया है। यष्ट के साथ प्रतीक को बुद्ध का प्रतीक जो है स्वीकार किया है, किंतु वासुदेव सर अग्रवाल ने यष्ट की दूसरी प्रतीकात्मक व्याख्या की है। उनकी मान्यता है कि नाग तंतों में जड़ी जो सुवर्ण यष्ट के इस रूपांकन का संबंध धनिकों के उपयोग हेतु था, जो इन पर सुवर्ण मालाएं लटकाते थे। और उत्तरी द्वार जो था कि जो धनिक होते थे, धनी व्यक्ति होते थे, उनके लिए था। तो द्वार के बीच मध्यवर्ती सिरदल पृष्ठभाग में बने एक दृश्य से बुद्ध के प्रतीक खाली सिंहासन अथवा स्तूप पूजा न केवल मनुष्य और देवता बल्कि पशु भी कर। यहाँ पे क्या है, जो स्तूप पूजा बुद्ध के लिए होता है, भाग 9 में है ना अजंता के, तो उसका मनुष्य नहीं केवल देवता और पशु भी करते थे। इसके बाद वे दृश्य शुद्ध रूप से सांसारिक होते थे। वो दृश्य जो शुद्ध रूप से सांसारिक होते थे। एक दृश्य में नर नारी स्वच्छंद विहार कर रहे हैं। पूर्वी तोड़ द्वार के उत्तरी स्तंभ के दृश्य में विद्वानों के विचार में 7 भिन्न भिन्न दिव्य लोक दिखलाए गए हैं। दिव्य लोकों में पुण्यात्मा जीवों के रहने का अभिप्राय, लोगों में शुभकामना की भावना जागृत कराना है। कोई अलंकारिक दृश्यों का विषय वास्तविक और काल्पनिक पशु है। कई पशुओं पर मनुष्य सवार है और कई खाली पीठ है। इसके अतिरिक्त नया भी राम पुष्प बड़ी कुशलता और कोमलता से उत्कीर्ण किए गए हैं। विशेषतः उल्लेखनीय जीवन वल की है, जिनकी शाखाओं में पशु पक्षियों और मनुष्य एक धारा प्रवाह क्रम में पिरोए गए हैं। यहाँ पे फिर आते हैं, पिरोए गए हैं। तो यहाँ पे प्राय यह कल्पवल्ली के रूप में मणि जड़ित भूषणों और मालाओं को प्रस्तावित करती दिखाई देती है। अन्य बहुत से प्रतीकों की तरह इसका जन्म भी असाधारण की धार्मिक भावनाओं श्रद्धा से हुआ है। कहीं कहीं पर बौद्धों ने अपने धर्म की महिमा बढ़ाने के लिए भी इनका प्रयोग किया गया। इसका उदाहरण उत्तरी तोड़ द्वार के पूर्वी स्तंभ के सम्मुख भाग पर पाया जाता है, जहाँ कल्पवल्ली के मूल में बुद्ध के चरण चिन्ह और शिखर पर त्रिरत्न के प्रतीक प्रस्तुत हैं। यहाँ पे आते हैं स्तूप 3। यह स्तूप उत्तरी वर्णित स्तूप 1 से लगभग 45 मीटर उत्तरी पूर्व में है, जो विस्तार स्तूप में एक छोटा होता है। इसका व्यास 15 मीटर, शिखर के भाग को छोड़कर ऊंचाई 8.23 मीटर है, किंतु आकार में एक जो है के समान है। इसमें केवल एक ही तोरण द्वार है और अंड मूलतः गोल है। इसकी भूमि वेदिका में केवल 4 स्तंभों के अवशेष ही शेष हैं। इस स्तंभों के बीच में एक वृत्ताकार फलक, किनारों पर 3 सिलवटे वाले 2 अर्धवृत्ताकार फलक हैं। इस स्तूप पर केवल एक ही छत्र है। सोपान, मेधी और हर्मिका यहाँ केवल एक ही छत्र बनाए गए हैं, जिसमें से सोपान, मेधी और हर्मिका आपके वेदिका का सहित 3 ही ना, तो केवल इतने ही छत्र हैं। केवल स्तूप के पुनर्निर्माण के बाद ही ईसा पूर्व 2री शताब्दी में बनवाया गया है। एक शताब्दी या इसके कुछ अन्य समय के बाद भव्य वेदिकाएं बनाई गई। पहले वेदिका नहीं बनाई जाती थी। पहले क्या होता था, यही 3 भाग, वेदिका, फिर वेदी या वेदिया है ना। तत्पश्चात संभवतः 1ली सदी के पूर्वार्ध में तोरण द्वार का निर्माण हुआ था। इस समय प्रतीक्षा पथ का 3 मीटर से अधिक ऊपर उठ जाता था, जो यहाँ पे उसके कारण सोपान के नीचे के कुछ भाग में दब जाते थे। इसका तोरण द्वार 5 मीटर कुछ अधिक अलंकरण का विभिन्न अंग, बनावट और शैली के स्तूप 1 के ही सादृश्य है, परंतु कला शैली की दृश्य यह कुछ न्यून है।
क्या है, कुछ न्यून है। अन्य स्तूप क्या है, पूर्वार्ध में 2 स्तूपों के अतिरिक्त केंद्र स्थल पर भी और बहुत से स्तूपों के अवशेष, उनमें से कई टूटे फूटे और कई केवल पीठिकाएं ही शेष हैं। स्तूप 3 के साथ पीछे की ओर स्तूप 4 है और दक्षिण में स्तूप 5 है। कहाँ पे, दक्षिण में स्तूप 5 है। इसकी कला भारतीय प्रस्तर कला स्तूप 3 के जो है पीछे स्तूप 4 है और दक्षिण जो है प्रारंभिक रूप से दर्शन कराती है। स्तूप गोल पीठिका पर स्थित है, साफ व सुघड़, क्या है, साफ व सुघड़ पीठिका गढ़े हुए प्रस्तर खंड को तराश कर और सोपान को आकृति बनाई गई है, जो 6ठी शताब्दी के आसपास की कृति प्रतीक होती है। स्तूप 5 के सामने 2 अन्य छोटे स्तूप ऊंची चौकोर पीठिकाओं पर खड़े हुए। इसी स्तूप के लगभग 61 मीटर दक्षिण में स्तूप 12, 13, 14, 15 13, 14 और 16 है, 15 नहीं है समझ। इसकी पीठिकाएं चौकोर और सीढ़ीनुमा है। कितना है, 12, 13, 14 और 16 है। और इसी स्तूप में जो है आसपास में दक्षिण में 6 स्तूप है। इसका भीतरी भाग जो है समकालीन स्तूप 3 और 4 के समान पत्थर की भारी शिलाओं के टुकड़े से बना हुआ। स्तूप की सारी व्याख्या यहाँ पे है, जैसे बनता है। स्तूप 1 पश्चिमी तोड़दार के लगभग 30 मीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित स्तूप 7 की रचना हुई 1 के उधर। तो रचना में स्तूप 12, 13, 14, 16 की वास्तुकला लक्षण पाए गए हैं। यह स्तूप 2135 मीटर की ऊंचाई पर खड़ा, कितना, 2135, और बाद में यह मेधी के अवशेष से घिरा हुआ। बाद में जो मेधी या वेदिका होती है इसके अवशेषों से घिरा हुआ है। तो सांची के स्तंभ आ जाते हैं। यहाँ पे आप स्तंभ की बात कर रहा है। सांची के स्तंभ अन्य अशोकीय स्तंभों की तरह ही निर्मित किए गए हैं। यहाँ पर 10, 25, 26, 35 इस समय के जो भग्नावस्था है, जैसे कुछ ख़त्म हो जाते हैं ना सभी चीज़ें, तो खुदाई के लिए निकाले गए हैं। वे स्तंभ सारनाथ के अशोक स्तंभ के समकक्ष होने के साथ साथ भव्य शीर्षक के कारण गायदुम स्तंभों के समान है, जिस पर बुद्ध के जीवन में के संबंधित घटनाएं अलंकरण बने हुए जो अन्य स्तूपों के समानता रखते हैं। मंदिर हो गया। बड़े स्तूप के दक्षिण पूर्व में एक ऊंचा चबूतरा है, जिसके ऊपर से 2 चौड़े जीनों में पहुंचा जा सकता। इस चबूतरे पर पत्थर के अड़पटल पर भारी खंभों का एक श्रेणी है, जिस पर पहले लकड़ी की छट्टी की होती थी। खंभों पर प्रारंभिक ब्राह्मी लिपि में लेख लिखे गए हैं, जो संभवतः प्रथम सदी ईसा पूर्व की है। इसके बारे में बता रहा, स्तंभ के बारे में। अब यहाँ पे मंदिर आ गए, मौर्य है ना। मौर्य काल में, शुंग काल में प्राचीन जो अर्धगोलाकार पीठिका पर बना वह 7वीं सदी, कितना है, 7वीं सदी में धनुषाकार मंदिर 18 की बात कर रहा, मंदिर 17 आते हैं और मंदिर 18 इस तरह से धनुषाकार है। इस मंदिर में से दलों से युक्त 12 से 9 आकर्षक स्तंभ और खड़े हुए हैं। अब मंदिर 17 की बात करते हैं। तो मंदिर में 18 उत्तर पूर्व कोने के साथ छोटी छोटी पीठिकाएं स्थित। गुण वास्तुकला उत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें रचना, संगठन, समता, अनुपात, अलंकरणों के नियंत्रण आदि पर विशिष्टताएं पाई गई है। इस मंदिर में केवल 2 ही अंग है। एक आपके सपाट, क्या है, जो 17 वाला है, इसमें क्या है, सपाट छत और वर्गाकार गर्भगृह। 4 स्तंभ पर आधारित के 4 जो स्तंभ होते हैं चारों तरफ नहीं होते, इस पर एक अर्धमंडप है। अब मंदिर 9, तो मंदिर 9 हो जाता है। यह मंदिर का गर्भगृह अर्धमंडल की पीठिका मंदिर 18 के उत्तर पश्चिम कोने के पार्श्व में है। इसके भग्नावशेष, अर्धस्तंभ और पीठिका को देखने से पता चलता है कि मंदिर का निर्माण गुप्त काल के प्रथम चरण में हुआ है। मंदिर 31 हो गया। यह मंदिर स्तूप 5 के साथ पूर्व की ओर अवस्थित है। यह स्तंभों पर आश्रित सपाट छत वाला चौकोर जो आकार का देवालय है। आरंभ में यह मंदिर 6ठी तथा 7वीं ईस्वी में
परंतु 10वीं या 11वीं सदी में इसका व्यापक जैसे 7वीं और इसमें आपका हुआ था जो कम रहता है, और 11 और 10 में जाके व्यापक पुनर्निर्माण होता है मंदिर आपका। अब देखिए खोदने की शैली, विशेषताएं हैं क्या है। विशेषताओं में खोदने की शैली, सांची पर खुदाई करवाने के विषय की शैली ऐसी है कि इसमें मूर्ति की अपेक्षा पत्थर उभरे हुए हैं ना, मूर्ति की अपेक्षा पत्थर को भारी चित्र है कहना अधिक उपयुक्त होगा, क्योंकि यह खुदाई हाथी दांत की नक्काशी के नमूने पर हुई है। ऐसे तो विशेषताएं यही हैं। तो सांची की आकृतियां काफ़ी गहरी खोदी गई हैं, जिसमें छाया और अंधेरी पृष्ठभूमि को तैरती हुई सी प्रतीक होती हैं। इसके दो कारण हैं, एक तो आकृतियों को दक्षिण भारत के तीव्र सूर्य के प्रकाश में ठीक प्रकार से व्यक्त करना, क्योंकि चमचमाती हुई धूप में आकृतियां ठीक प्रकार से दिखाने के लिए नीचे गहरी और छाया पृष्ठभूमि अपेक्षित होती है। यहाँ पे आते हैं शैली का स्तर। तो शैली का स्तर में क्या हो जाता है, आते हैं अब देखिए वहाँ खुदाई शैली का स्तर क्या हो गया। अनेक आकृतियां और वर्णों से पूर्ण इस शिल्प के पूर्ण होने के लिए अवश्य ही अनेक वर्षों और अनेक शिल्पियों ने काम किया है। अतः यह शैली में समरूपता की आशा करना व्यर्थ है, किंतु यहाँ की व्यवस्थित व परिष्कृत कला कहीं भी लक्षित नहीं होती। ये प्रशिक्षित और अनुभवी कलाकारों की कृतियों से और कला का स्तर पर्याय ऊंचा होता है। सांची की कलाकृतियाँ भारतीय शिल्प के सर्वाधिक भावप्रवण और सजीव उदाहरणों में से है। भरहुत की रूढ़िवादिता से सांची का कलाकार आगे बढ़ चुका है, समझ रहे हैं। सांची का कलाकार आगे बढ़ चुका है, जिसमें मौलिकता के साथ अपनी कला को पूर्ण विश्वास था। यह जानता था कि उसे क्या कैसे करना है, क्रमबद्ध रूप से उसके मस्तिष्क में अव्यवस्थित था, एक क्रम था जैसे, जबकि इसमें नहीं, भरहुत में नहीं। भरहुत का देखते हैं क्या होता है। भरहुत क्या होता है कि इसकी आकृतियाँ भौने, तो उसी जोगी महाराज से ना उसकी व्याख्या की जाती है जोगी महाराज से, तो वही चीज़ें हैं। तो सांची की कला सर्वोत्कृष्ट उदाहरणों में तोड़ों के स्तंभों और नीचे की सूची के बीच खाली स्थान को भरने के लिए लगाई गई यच्छियाँ हैं। इनमें से केवल एक दाहिना पूर्वी तोड़ द्वार पर सुरक्षित रहा। यह यच्छी आम्र के वृक्ष की एक शाखा दोनों हाथ में पकड़े हुए खड़ी हुई है। यच्छी और वृक्ष के अभिप्राय का यह भी नाटकीय दृश्य से अधिक भावपूर्ण अंकन हुआ। शरीर व अंगों का झुकाव एक ऐसी ललित भंगी को जन्म देती है जो त्रिभुज के समान खाली स्थान को भरने के लिए अधिक उपयुक्त होती है। मूर्ति के चारों ओर समान रूप से नहीं काटी गई हैं, दोनों पार्श्वों को असंकृत की छोड़ दिया गया, अतः यह मूर्ति दो उभारदार आकृतियों के समान लगती है, जिसमें आपस में जोड़ दिया जाता है। यह सुंदरी इंद्रिय जाली के स्पर्श से आम्र वृक्ष एकदम पुष्पित हो जाते हैं और इसमें लिपटी हुई यह जीवित लता के समान जान पड़ती है। तो उसका मादक क्या करते, उसका मादक अनावृत सौंदर्य इस मिथ्या और माथिक संसार का प्रतिनिधित्व है, जिसमें पूजक स्तूप में प्रवेश करने से बाहर छोड़ देता है। उसकी आकृतियों को भारदार चिकनी सतह उसे मार्शल की कोमलता उषड़ा को बताते की अपेक्षा ध्वलित अधिक करती है। यह मूर्ति आध्यात्मिक इंद्रियता का अद्भुत सम्मिश्रण है। जॉन इरविन ने ठीक ही कहा है कि सांची की कला में आध्यात्मिकता और भौतिकता एक हो गई है। जैसे आध्यात्मिकता और जो भौतिक वाली है दोनों एक हो गई। बहुत अच्छा यहाँ पे शैलीगत विभिन्नता हो जाती हैं। शैलीगत विभिन्नताएं सांची की कला विभिन्नता का परिचायक है जो स्थान पर उपलब्ध है। दक्षिणी तोड़ के दृश्यों का अंकन जो दक्षिण वाला अंकन बहुत चपटा उभार बहुत हल्का है, जिसमें धूप और आकृतियाँ को छाया एक दूसरे को ढक सकते हैं। सभी यही पीडीएफ समाप्त होता। अगली क्लास शैलीगत विविधता का पढ़ाएंगे। यही तक पीडीएफ बना था। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और रीता प्रताप आप लोग कहे हैं इसीलिए इसको चला रहे हैं। धीरे धीरे पूरा टॉपिक आपको आगे आने वाला है, बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे इसको। थैंक यू आप सभी को। और अगली क्लास फिर से रात वाली ही चल पाएगी, फिर से घर में शोर थोड़ा सा बढ़ने वाला है क्योंकि मिस्त्री आ गए हैं। थैंक यू आप सभी को।